अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बांग्लादेश में ओल्ड ढाका के अंदर। यहां पर 13वीं नेशनल असम्बली के आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें 2 दिन रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है बड़े इक़दाम किए गए हैं कि गुज़श्ता रात जो है 12 बजे के बाद जो है तमाम तर जलसे जुलूस रैली के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरीके से जो है शहर भर के अंदर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरीके से शहर के अंदर जो है बड़ी गाड़ियों का जो दाखिला है वो भी जो है बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि पूरे मुल्क के अंदर जो है आर्मी को डिप्लॉयमेंट की कर दी गई है। इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पर इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या तासुरात हैं, क्या लोग चाहते हैं, किस तरीके से इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलेक्शन में क्या फ़र्क है। तो आइए इस हवाले से मेरे साथ हबीब अकरम साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इस इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसमें हुकूमत मौजूद नहीं है, हुकूमत अपना डिफेंस नहीं कर रही। यानी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हुकूमत में हो, क्योंकि हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग वो इलेक्शन से बाहर कर दी गई है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। यानी तो अब ये समझ नहीं आ रहा किसी भी पार्टी को कि वो इल्ज़ाम किस पे लगाए, क्योंकि ये तो डिफेंस और ऑफेंस का गेम होता है कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करती हैं और गवर्नमेंट उसका जवाब देती है, तो तब एक रंग पैदा होता है, तब एक हमा हमी, एक गहमा गहमी पैदा होती है। तो वो यहाँ पर इस वक्त वो एक एलिमेंट मैंने देखा है कि पूरी कैंपेन में मिसिंग है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो इस वक्त तक आम तौर पे अगर हम देखें तो दुनिया में कहीं भी इलेक्शन हो रहा हो तो उसके बारे में एक चीज़ आप बड़ी सेफली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें बड़ी पार्टी कौन सी होगी। यानी जैसे डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था तो आप पाकिस्तान में बैठ के भी ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इंडिया में इलेक्शन था तो आप इंडिया के बारे में पाकिस्तान में बैठ के भी कह सकते थे कि मोदी जी जीत सकते हैं और इनके दरमियान इनकी सीटें कम हो सकती हैं या ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त आपने जैसे खुद कहा कि हम ढाका में मौजूद हैं। ढाका में जितने भी लोगों से मिले हैं, क्या उनमें से कोई एक शख्स भी हमें ऐसा मिला है जिसने कहा हो कि फ़लाँ पार्टी हुकूमत में आ रही है? नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं मिला हमें। तो गोया ये यहाँ बांग्लादेश के अंदर भी वो जो यानी जिसे कहते हैं ना हवा बना होना, वो किसी भी पार्टी के लिए दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्टेस्ट जो भी होगा वो बड़ा क्लोज होगा, या आप यूँ कहिए कि अमूमी तौर पर लोगों ने अपनी राय को अपने बिल्कुल सीने में छुपा रखा है। और जितने भी सर्वेज आए हैं, मैंने जितने भी सर्वेज देखे हैं आदिल, वो सब के सब कॉन्फ्लिक्टिंग है सर्वेज। यानी एक सर्वे कहता है कि फलां पार्टी जीत जाएगी, वो कहता है कि मैंने 40,000 लोगों से बात की है। दूसरा सर्वे कहता है मैंने 60,000 लोगों से बात की है लेकिन फलां पार्टी जीत जाएगी। तीसरा वाला कहता है कि मैंने भी 60,000 लोगों से बात की है लेकिन तुम दोनों गलत कह रहे हो, वो फलां पार्टी जीत जाएगी। ये सूरत हाल बनी हुई है। यानी लोगों को ये समझना दुश्वार है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि जो बीएनपी है, जितनी मजबूत आज से वो 2-3 महीने पहले दिखाई दे रही थी, आज उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही। और जमात इस्लामी और उसका जो इत्तेहाद है वो चंद एनसीपी के साथ, वो जितना कुछ अर्सा पहले कमज़ोर दिखाई दे रहा था आज उससे कहीं मजबूत है। अच्छा सर, ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से हमारे कुछ कैंडिडेट्स के साथ मुलाकातें भी हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जमात इस्लामी को यहाँ पे इस दफ़ा जो है मीडिया सपोर्ट करने जा रहा है एनसीपी को, तो वो तासुर एक दिया जा रहा था, क्या उसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा, वैसे मेरा अपना तासुर बिल्कुल बरक्स है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बीएनपी को जिताने की कोशिश हो रही है, मीडिया को अगर मैं देखूं, अच्छा, मीडिया के ऊपर छपने वाली खबरें जो अखबारात में आ रही हैं, टीवी पे मोस्टली तो बांग्ला ज़बान में चल रहा है, उसको मैंने 1-2 लोगों से तर्जुमा करवा के समझने की कोशिश की, और लेकिन जो अंग्रेज़ी अखबारात को देख के लग रहा है और फिर लोगों से बात करें तो उनका भी तासुर यह है कि मीडिया पे बीएनपी को हल्की सी सपोर्ट मिलती है। जमात इस्लामी को उस तरह की वो कैफियत नहीं है जमात इस्लामी की कि जिस पे यानी आप कवरेज के एतबार से कहें कि उसको बराबरी की कवरेज मिल रही है। क्योंकि तारिक ज़िया ने अपना एक आप देखिए कि उनकी वालदा जब वफ़ात पा गई, खालिदा ज़िया साहिबा, तो जो लोग उनसे मिलने के लिए आए, चूँकि उन्हें एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया था और उनकी वालदा को, साबिक वज़ीर आज़म थी, फिर जितने लोग मिलने आए, अब डिप्टी स्पीकर आए, माफ़ कीजिएगा स्पीकर साहब आए पाकिस्तान से, और बहुत सारे लोग इंडिया के वज़ीर ख़ारजा आए, तो वो आके इन्हीं से मिले ना। तो एक उनका एक तासुर और औरा ये बना कि जैसे शायद ये मुस्तक़बिल के हुक्मरान है। तो अब ये तासुर अभी तक मीडिया में कैरी हो रहा है।
लेकिन जमात इस्लामी ने क्या किया है कि जमात इस्लामी ने अपनी पूरी तवज्जो सोशल मीडिया पर मरकूज़ कर दी है और सोशल मीडिया के ज़रिए उसने नौजवानों को टारगेट किया है। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि यूथ और जमात इस्लामी दोनों एक दूसरे के साथ किसी न किसी दर्जे में कनेक्ट कर चुके हैं, जबकि BNP उस तरह उसने लेगेसी मीडिया या रेगुलर मीडिया पर तवज्जो रखी और उस तरह वो कनेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन BNP चूँकि एक बहुत बड़ी पार्टी है, पहले इक़्तिदार में रही है, बार बार वो इलेक्शन लड़ती रही है, तो और जो वैसे तो जमात इस्लामी भी लड़ती रही है, लेकिन इक़्तिदार में वो कम ही रही है। दूसरा एक हिस्सा इसमें ये हमें बात जहन में रखनी चाहिए कि देखिए, जमात इस्लामी हमेशा BNP के साथ इत्तेहाद किया करती थी। अच्छा, जब भी आप देख लीजिए माजी के जितने इलेक्शंस हैं, या तो इनके बीच में सीट एडजस्टमेंट हुई है या इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया और फिर एक हुकूमत का तो बाकायदा हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन जब बाद में अब जो सूरत हाल है कि वो जो मुश्तरका दुश्मन था अवामी लीग, वो चूँकि मैदान से निकल गया है, तो ये दोनों पार्टियाँ अलग हो गई। ठीक। तो अब दोनों पार्टियों को अपने अपने ज़ोर पे इलेक्शन लड़ना है। तो जमात इस्लामी के बारे में पहले ये कहा जाता था कि ये सिर्फ किसी के साथ इत्तेहाद कर सकती है, लेकिन अब जमात इस्लामी ने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है और अपने निशान पे उसने इतने बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं और मजबूर कर दिया BNP जैसी पार्टी को कि जिस तरह जमात इस्लामी ने अपने कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट 8-9 महीने पहले कर दी थी, तो उन्हें भी मजबूर कर दिया कि BNP भी अपने कैंडिडेट्स को पहले ही अनाउंस कर दे। हालांकि उस वक्त खुद तारिक रहमान साहब पाकिस्तान या बांग्लादेश में मौजूद भी नहीं थे, तो उन्हें ये भी मजबूरी का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि जो प्रेशर है जमात इस्लामी का, वो दूसरी तरफ फील हो रहा है। तो सर क्या समझते हैं कि इस मरतबा जिस तरीके से बातें हो रही हैं, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इस इलेक्शन के अंदर, आर्मी का इन्वॉल्वमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट उस तरह इस पॉलिटिकल क्राइसिस में एक दर्जे में दिखाई दी जब जुलाई की जब डॉक्टर यूनुस साहब वज़ीर आज़म बने, निगरान वज़ीर आज़म, जिन्हें यहाँ पे चीफ एडवाइज़र कहा जाता है, जब वो बने तो उससे पहले थोड़ा सा आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हुई हसीना वाजिद को मुल्क से निकालने में। और फिर ये भी यहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने कहा था कि मुल्क पूरे कंट्रोल में है, तो इससे ये तासुर पैदा हुआ कि शायद वो मार्शल लॉ लगा रहे हैं या उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है। लेकिन बाद में जो यहाँ पर हालात डेवलप हुए, उससे पता चला कि आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट है सियासत के अंदर, उसको भी ज़्यादा वेलकम नहीं किया गया और अल्टीमेटली डॉक्टर यूनुस को ही चीफ एडवाइज़र बनाना पड़ा। लेकिन जब वो चीफ एडवाइज़र बन गए तो उन्होंने इलेक्शन के लिए जो शेड्यूल की अनाउंसमेंट की थी, वो जुलाई 2026 में की थी। अक्टूबर या नवंबर में पिछले साल एक बयान आता है यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कि मेरे ख्याल में तो इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए और दिसंबर बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। अच्छा, तो अब आप जरा देखें ना कि जुलाई से इलेक्शन उठते हैं और वो फरवरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि अगर पहले ही कराने हैं तो फिर रमज़ान से पहले लाजमी करवाए जाए, ठीक, या तो रमज़ान के बाद करवाए जाए, रमज़ान के बीच में ना करवाया जाए। तो फिर यहाँ पे चलिए एक अरेंजमेंट बन गई, एक सब लोग एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हो गए। तो ये कहना कि बिल्कुल भी अमल दखल नहीं है, शायद ये मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जो पावर स्ट्रगल है उसमें आर्मी का किरदार तो रहेगा। जी, तो स्टूडेंट का जिस तरीके से इनकलाब आया, इन्हीं के इनकलाब से जो है पूरे मुल्क में जिस तरीके से आपने देखा तो हालात बदल गए, तो इसमें ज़्यादातर जो है फोकस इस दफ़ा यूथ का ही रखा गया है। इस तरह ख़वातीन है, ख़वातीन को बेसिकली ज़्यादातर जिस तरह कहा गया कि उनको ये भी नहीं पता कि उनका कैंडिडेट कौन है, लेकिन जो है स्पेसिफिक जो उनका जो निशान है, तराजू है, उनको पता है कि ये बना है, यही हमारे। देखिए, अब ये जो पार्टी थी यानी BNP, कुर्बानियाँ उसने भी दी हैं, मुश्किलात उसने भी देखी हैं, लेकिन अगर आप उनका मुकाबला करें जमात इस्लामी के साथ तो वो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं लगती। जिस तरह जमात इस्लामी के लोगों को कत्ल किया गया, मतलब वो ट्रिब्यूनल बना के एक शाम से उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, तो उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो जमात इस्लामी मौजूद थी। जमात इस्लामी ग्राउंड पर भी मौजूद रही, बल्कि एक वक्त तो हसीना वाजिद के दौर में ऐसा आया कि जमात इस्लामी को बिल्कुल काम इस तरह करना पड़ा जैसे कोई खुफिया इदारा नहीं होता, उस तरह काम करना पड़ा कि छोटे छोटे उन्होंने सर्कल्स बनाए, छोटे छोटे स्टडी सर्कल्स बनाए, यूथ से उन्होंने कनेक्ट किया। तो ये एक बात तो बहरहाल जमात इस्लामी के वो जो मुश्किल वक्त था उसने जमात इस्लामी को बड़ा कर दिया है, उसे कनेक्ट करने में लोगों में मदद की, क्योंकि अखबार TV पे उसका जिक्र मुमकिन नहीं था, तो लोगों ने कनेक्ट किया बराह रास्त जाके। एक बात। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी के ऊपर हुकूमत का बोझ नहीं है।
इस तरह नहीं है कि जमात इस्लामी ने कभी हुकूमत बनाई हो तो लोग कहें कि जनाब आपकी भी तो फलां वक्त में हुकूमत थी, आपने क्या कर लिया, वो भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो अगर इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी पे एक बड़ा एग्रेसिव प्लान दिया है तारिक ज़िया साहब ने, यानी जो BNP है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो जमात इस्लामी का प्लान आपको ज़्यादा काबिल अमल लगता है। वहाँ पर आपको एक टारगेट्स तो बड़े नज़र आते हैं लेकिन उन टारगेट्स को अचीव करने का रास्ता दिखाई नहीं देता। तो जब चैलेंज किया यहाँ पर शफीकुर रहमान साहब ने, जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने तारिक रहमान साहब को उन्होंने कहा कि ठीक है, सहाफ़ियों के सामने आप मुनाजरा कर लें, आप TV पे जैसे चाहते हैं वो कर लें। तो वो BNP ने उसका मस्बत जवाब नहीं दिया क्योंकि उस पर एतराज़ात तो उसके प्रोग्राम पे काफ़ी है, बल्कि उनका बाज़ जो मीडिया किसी दर्जे में उनका हामी है वो भी उस प्लान को बड़ा अग्रेसिव समझ रहा है कि ये इतनी जल्दी सब कुछ होना मुमकिन नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है, क्या समझते हैं इस मरतबा जो है असम्बलियाँ दस्तूरी होंगी या कानून साजी की? देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने एक जुलाई चार्टर भी इनके पास है ना, जुलाई 2025 में इन्होंने एक चार्टर बनाया था कि जिसमें पूरे बांग्लादेश को आप यूँ कहिए कि रीऑर्डर करना है इन्होंने। उसमें जो बुनियादी बात है वो पॉलिटिकल सिस्टम की है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनाना है, अदालतों को कैसे बाख्तियार करना है और ख़ुद मुख्तार बनाना है। तो उसके लिए इन्होंने दो रास्ते निकाले। एक तो यह है कि जो असम्बली मुंतखब होगी इसको इब्तदाई तौर पर दस्तूर में तब्दीली का इख्तियार उस चार्टर की रोशनी में मिला है, ऐसा नहीं है। और कि इसको अच्छा फिर उसमें जो भी मुंतखब होगा सभी पार्टियों ने उस चार्टर के बारे में जो जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हुई है तो सभी पार्टियों ने कहा है कि आपने अपने 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 वोटर को कहा है कि आपने उस पे यस करना है। ठीक है ना? तो गोया आप एक चीज़ यकीन से कह सकते हैं कि चार्टर जो है वो तो आ जाएगा। अब हुकूमत किसकी बनेगी ये क्वेश्चन अभी तक अनआंसर्ड है। उस चार्टर में दो ही ऑप्शन है, यस या नो, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। यस या नो की ऑप्शन है, ज़ाहिर है या कोई वोट ना दे। रेफरेंडम है बेसिकली, तो रेफरेंडम